साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। साथियों आपके आज के वीडियो में हम बताएंगे कि चेक बाउंस का केस मुकदमा आरोपी आसानी से कैसे जीत सकता है। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन गलतियों को परिवादी करता है और उन गलतियों का फ़ायदा हम अपने चेक बाउंस के मुकदमे को जीतने के लिए बाइज्जत बरी होने के लिए कर सकते हैं। चेक बाउंस जीतने के लिए आसान रास्ता कौन कौन सा है तथा कुछ तकनीकी त्रुटियां, उस तकनीकी त्रुटियों के आधार पर हम चेक बाउंस का मुकदमा या आरोपी चेक बाउंस के मुकदमे में बाइज्जत बरी कैसे हो सकता है, उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों इसके लिए हमें तकनीकी त्रुटियों को देखने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा लिंक प्रोवाइड किया है हम लोगों को। उस लिंक के माध्यम से हम लोगों को चेक किस तारीख को प्राप्त हुआ, किस तारीख को बैंक में डिपॉजिट किए, किस तारीख को नोटिस दिए, किस तारीख को फाइल पेश किए, तो इसमें सब समयावधि निर्धारित होती है कि इतना दिन के अंदर हमें नोटिस देना चाहिए, इतना दिन के अंदर हमें चेक न्यायालय में प्रस्तुत कर देना चाहिए। कुछ हमारे अधिवक्ता साथी इनके लिमिटेशन की गणना में त्रुटि करते हैं। उन त्रुटि को उजागर करके हम आसानी से ये चेक बाउंस के मुकदमे को जीत सकते हैं। तो उसके लिए हमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के साइट पर जाना होगा। तो हम कोई भी गूगल सर्च इंजन जैसे क्रोम ओपन कर लिए हैं। अब क्रोम में हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखेंगे MPHC मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। जैसे ही हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट लिखेंगे हमारे सामने हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश का साइट अपीयर हो रहा है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की साइट ओपन हो जाएगी। ये कुछ नेट का प्रॉब्लम है। इस तरह से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की साइट अपीयर हो गई। अब इसमें हम नीचे की ओर चले जाएंगे। जैसे ही हम नीचे की ओर जाएंगे तो हमारे सामने ये मिलेगा, ये एक ई कोर्ट फीस कैलकुलेटर। इस ई कोर्ट फीस कैलकुलेटर पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ई कोर्ट फी कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। चूँकि ये है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, लेकिन ये पूरे भारत में चेक लिमिटेशन समान रूप से कार्य करता है। तो हम इस पे अपना जो भी चेक दिया गया है या जो नोटिस भेजा गया है, फाइल किया गया है, उसको डाल के उसकी कॉपी निकाल के हम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये चेक प्री मैच्योर है या टाइम बार्ड है, इसलिए इस चेक को इसी स्टेज पर खारिज किया जाए। तो आइए हम देखते हैं। इसके लिए 138 कोर्ट फीस लिमिटेशन कैलकुलेटर दिया है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कैलकुलेटर अपीयर हो जाएगा। ये कैलकुलेटर अपीयर हो गया। इसमें सबसे पहले हमें चेक अमाउंट डालना पड़ता है, तो हम चेक का अमाउंट डाल देते हैं। मान लीजिए चेक 50,000 रुपये का था, तो हम 50,000 रुपये डाल के ये सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 50,000 चेक अमाउंट का कितना फीस होगा वो कैलकुलेट करके बता देगा। ये देखिए टोटल कोर्ट फीस पेबल 2500 रुपया। इसके बाद अब दिया है लिमिटेशन कैलकुलेटर। तो लिमिटेशन कैलकुलेटर में देखिए दिया है डेट ऑफ चेक, किस तारीख को चेक दिया गया। तो मान लीजिए हमें 10 अप्रैल को चेक दिया गया है, तो हम यहाँ पे ये जून है, इसको हम अप्रैल कर लेते हैं। ये 10 अप्रैल को चेक दिया गया। फिर ये बोल रहा है डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, आपने इसको चेक को किस तारीख को लगाया। तो 10 तारीख को दिया गया। मान लीजिए हमने 10 तारीख को ही इस चेक को लगा दिया। तो सॉरी, ये 11 तारीख हम डेट ऑफ इशू में लिख दिए हैं, इसलिए बता रहा है कि रॉन्ग बता रहा है। अब चूँकि हमें 11 का डेट हम डाले थे तो 11 हमें वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। 11 तारीख को ही हमने चेक प्रेजेंट कर दिया, 12 ले लिया। यहाँ पे देखिए सामने चेक वैलिडिटी पीरियड भी बता रहा है। तो अब हम ये बता रहा है डेट ऑफ लिमिटेशन ऑफ डिसऑनर, यानी आपने 12/4 को पेश किया चेक को, तो किस तारीख को डिसऑनर हुआ। तो मान लीजिए सेम डे में ही डिसऑनर हो गया, 12 तारीख को ही डिसऑनर हो गया। तब फिर ये पूछ रहा है डेट ऑफ नोटिस। अब चूंकि ये हमारा चेक
12 तारीख को ही डिसऑनर हो गया। तो 12 तारीख को डिसऑनर होने पर हमने मान लीजिए 20/4 को नोटिस भेज दिया। तो ये 20/4 को नोटिस भेज दिया। तो नोटिस 20/4 को भेजने के बाद ये 2 चीज़ पूछता है। तो 2 चीज़ में है इसमें नोटिस सर्व एवं प्रिजेप्शन डेट। अगर आपने नोटिस भेजा है तो नोटिस का प्रमाणित प्रति आपके पास आ गया है, जो आप एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं तो वो नोटिस शामिल माना जाएगा, सर्व माना जाएगा। तो उसके हिसाब से आप आसानी से गणना कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, पावती नहीं आया है, तो हम प्रिजेप्शन देखते हैं। तो प्रिजेप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। प्रिजेप्शन जब सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें बताएगा कि आपने 20/4 को नोटिस भेजा था, तो इसका प्रिजेप्शन डेट ये बताएगा लगभग 1 माह होता है। तो 1 माह के अंदर में हमें माने ये माना जाएगा कि नोटिस उस व्यक्ति तक पहुंच गया। अब ये व्यक्ति 20 तारीख को नोटिस दिया, अब ये 25/5 को चेक फाइल कर दिया है। तो हम यहाँ पे 25/5 लिख देते हैं। तो ये देखिए 25/5 हम जैसे लिखते हैं तो ये बता रहा है प्री मैच्योर डेट ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट 25/5/22 कैंट बी लेस 15 डेज नोटिस सर्व विथ 20/5/22। यानी हमने 20/4 को नोटिस जारी किया, ये 20/5 ये तो ऑलरेडी अपने से बता रहा है, कैलकुलेटर बता रहा है। लेकिन हमने क्या करते हैं अधिकांशतः परिवादी अधिवक्ता साथी कि 20 को हमने दिया, तो 20 को देने के बाद 20/5 1 माह हो गया। 1 माह के बाद जो 15 दिन की अवधि होती है उस अवधि में वो कभी भी चेक दायर कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें 1 माह रुकना है। 1 माह तो माना जाता है कि नोटिस हमारा 1 माह के अंदर में उसको प्राप्त हो गई होगी। इसके बाद हमें 15 दिन तक वेट करना है कि वो 15 दिन के अंदर में हमारे चेक राशि का भुगतान कर दे। अगर इन 15 दिनों के अंदर में चेक राशि का भुगतान नहीं करता है तब हम 16वें दिन से उसके खिलाफ परिवाद ला सकते हैं। लेकिन ये महानुभाव हमको 20/4 को नोटिस दिए और 25/5 को केस न्यायालय में फाइल कर दिए। तो ये ऑलरेडी लिख रहा है साथियों, देख लीजिए प्री मैच्योर। अब इसकी कॉपी हम निकाल के न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारे अगेंस्ट जो परिवादी के द्वारा कंप्लेंट पेश किया गया है ये कंप्लेंट प्री मैच्योर है और ये हम चलने योग्य नहीं है, अतः इसी स्टेज पर इसे खारिज कर दिया जाए। अगर यही चेक अगर ये 15 दिन बाद दिया होता, 20/5 के 15 दिन बाद, तो ये ऑलरेडी है, यानी कि 15 दिन बाद यानी आप 10 मान लीजिए तो 30/5 यानी 6-7 को लगाएगा। तो ये ऑलरेडी समय सीमा के लिमिटेशन में बताएगा। हम इसको डाल के देख लेते हैं। जैसे हम मई चल रहा है तो जून डाल देते हैं। जून में अगर हम ये चेक मान लीजिए 10 तारीख को प्रस्तुत करते हैं तो ये देखिए कंप्लेंट विथ इन लिमिटेशन, यानी ये लिमिटेशन में फाइल हो गया। तो इस लिमिटेशन का सहारा लेके बहुत सारे चेकों का में आप बाइज्जत बरी हो सकते हैं। आप इस कैलकुलेटर का उपयोग कीजिए और इस कैलकुलेटर में जो आपको मुसन्ना मिला है, मुसन्ना में चेक मिला है या दस्तावेज मिला है, उसमें ऑलरेडी सब चीज़ लिखा है। इस तारीख को चेक दिया गया, इस तारीख को नोटिस दिया गया, इस तारीख को कंप्लेंट किया गया, वो सारी जानकारी भरते जाइए और ये वेबसाइट ऑलरेडी आपको बता देगी कि चेक टाइम बार्ड है कि प्री मैच्योर है। अधिकांशतः प्री मैच्योर होता है, टाइम बार्ड नहीं होता है। तो प्री मैच्योर का आप कॉपी लगा के आप इस मुकदमे से आसानी से जीत सकते हैं। तो ये साथियों हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसको तकनीकी पॉइंट कहते हैं। तकनीकी पॉइंट के आधार पर हम अपना चेक बाउंस का मुकदमा आसानी से फाइट कर सकते हैं, जीत सकते हैं। इसके अलावा कई और कारण हैं, कई और कारणों से भी हम अपने चेक बाउंस के मुकदमे में आरोपी को बाइज्जत बरी करा लेते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अहम मुख्य तथ्य है या मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है कि बहुत सारे लोग गांवों में क्या करते हैं, अक्सर की कर्ज देने का काम करते हैं, लोन देने का काम करते हैं और भोले भाले लोगों से अधिक ब्याज के दर पर कर्ज देते हैं और उसकी वसूली भी लेते हैं। और उसकी कर्ज देने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि पहले चेक ले लेते हैं, चेक के एवज में कर्ज दे देते हैं और जब चेक बाउंस हो जाता है तो उस चेक को न्यायालय में प्रस्तुत कर देते हैं। तो साथियों इसमें दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अगर कोई परिवादी
कई व्यक्तियों के खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा किया है, तो ये माना जाएगा कि यह व्यक्ति अनएथोराइज्ड फाइनेंसर है, यानी यह लोगों को कर्ज देने का काम करता है और किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं लिया है। इसको साबित करने के लिए आप उस व्यक्ति जो कंप्लेंट है, जो परिवादी है, उसके नाम से आपको हम मुकदमा सर्च करने के लिए विधि बताए हैं ई कोर्ट सर्विस से या एमपी हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट से आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। उसमें जाके आप उस परिवादी के नाम से सर्च कर लीजिए, तो प्रत्येक सन वाइज उसके जितने भी चेक बाउंस के मुकदमे हुए हैं उनका नंबर आप नोट करके उनकी ऑर्डर शीट की कॉपी न्यायालय से निकाल लीजिए और ऑर्डर शीट की कॉपी लगा के न्यायालय में प्रस्तुत कर दीजिए कि हजूर ये जो परिवादी है ये अनएथोराइज्ड फाइनेंसर है और भोली भाली जनता को माने शोषण कर रहा है और भारी ब्याज वसूली करता है और चेक ब्लैंक चेक ले लेता है। जब व्यक्ति उनके कर्ज को उसके ब्याज के अनुसार देने में नाकाम रहते हैं तो ये चेक बाउंस का मुकदमा कर देता है। अगर इस तरह से आप करेंगे और ये साबित कर देंगे, ये साबित करना तो कानूनी है, कोई वो है नहीं, आपके पास प्रमाणित दस्तावेज है, उसने कई व्यक्तियों के खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा किया है, वो कॉपी लगा दीजिए, प्रमाणित हो गया। तो इस तरह से अगर आप प्रमाणित कर देते हैं तब भी आपके खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा चलने योग्य नहीं होगा और आप चेक बाउंस के प्रकरण में बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ये दूसरा हो गया। तीसरा रास्ता हमारे पास क्या है साथियों? सिक्योरिटी चेक का। सिक्योरिटी चेक का भी बहुत महत्वपूर्ण रास्ता रहता है आरोपी को चेक बाउंस के मुकदमे से बरी कराने के लिए। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें सिक्योरिटी चेक साबित करना होगा। अब चूंकि परिवादी के पास 139, 118 चेक बाउंस में ये उसके पास प्रिज्यूम रहता है, जो न्यायालय मानती है, उपधारणा करती है कि 139 के तहत कि ये चेक जो है वो ऋण के भुगतान के लिए ही जारी किया गया था, माने उनके फेवर में ऑलरेडी ये न्यायालय मानती है। तो इस उपधारणा को गलत साबित करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि ये चेक किसी ऋण की अदायगी के लिए नहीं दिया गया था बल्कि सिक्योरिटी के रूप में दिया गया था, इसको सिद्ध करने के लिए आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता बैंक है, बैंक का स्टेटमेंट है। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी के रूप में चेक देंगे, तो मान लीजिए उस व्यक्ति को आपने 10,516 नंबर का चेक उसको दे दिया सिक्योरिटी के रूप में और उसको बोल दिया कि भैया ये चेक आप 2 साल बाद हम आपका पैसा दे देंगे, तो अगर हम आपका पैसा नहीं देंगे तो आप हमारे खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा कर देना, लेकिन 2 साल के अंदर में देंगे। तो वह व्यक्ति 2 साल तक उस चेक को रखा रहेगा। 10,516 नंबर का जो चेक है 2 साल तक रखा रहेगा। इस बीच में आपकी 10,517 नंबर, 10,518 नंबर, 10,519 नंबर का चेक किसी न किसी व्यक्ति को देंगे या स्वयं आहरण करेंगे, तो आप बैंक का स्टेटमेंट निकाल लीजिए। स्टेटमेंट निकालने के पास न्यायालय को ये दिखाइए कि हजूर अगर हमने इस व्यक्ति को 10,516 नंबर का चेक ऋण के अदायगी में दिया था तो ये आज क्यों बैंक में प्रस्तुत कर रहा है? इसके पूर्व, इसके बाद वाले चेक जैसे 10,517 प्रस्तुत हो चुका है, 18 हो चुका है, 19 हो चुका है, 20 हो चुका है, 22 हो चुका है, इसके अलावा पूरी चेक बुक का भुगतान हो चुका है। अब हमारे पास अगला चेक बुक चल रहा है, तो ये इतने दिनों बाद इस चेक को कहां से मिला, हमें कहां मिला, हम इस व्यक्ति को पैसे दे दिए जबकि इसके पूर्व अन्य चेक का आहरण हो गया। इस तरह से अगर ये साबित आप बैंक स्टेटमेंट से कर देते हैं तो आपका चेक वो सिक्योरिटी चेक में मान लिया जाता है और इस आधार पर भी आप अपने चेक बाउंस के मुकदमे में आसानी से बरी हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों चेक बाउंस के मुकदमे में आरोपी को बरी करने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्योंकि यह वीडियो अगर हम सब बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर, जिनके सहायता से आप किसी भी चेक बाउंस के मुकदमे में आसानी से बाइज्जत बरी हो जाएंगे और चेक बाउंस का मुकदमा आपके खिलाफ खारिज हो जाएगा। तो उसको जानने के लिए हमारा अगली वीडियो चेक बाउंस के प्रकरण में आरोपी बाइज्जत बरी कैसे हो, इसकी हम पार्ट 2 जल्दी ही लेके आएंगे, तो आप उस वीडियो को देखिए। आज हम सिर्फ आप लोगों को तकनीकी के आधार पर, सिक्योरिटी के आधार पर तथा एक आधार और बताए हैं अनऑथराइज्ड फाइनेंसर। 3 आधारों के आधार पर हमने आज बताया कि आप चेक बाउंस का मुकदमा कैसे जीत सकते हैं।
इस कमी को कृपया परिवादी लोग जो होंगे वो भी ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये हमारा जो वीडियो है ये सिर्फ आरोपी के लिए ही नहीं है, ये परिवादी के लिए भी है। परिवादी भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो जो कमी, जिन जिन कमियों का फायदा आरोपी ले रहा है उस कमी को वो सतर्क हो जाएगा और उसको दूर कर देगा, ताकि ये गलतियां वो न करे, जिससे वो अपना परिवार न जीत सके या न फाइट कर सके। तो इस तरह से साथियों, अगला वीडियो हमारा देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारी हो, हमारे अधिवक्ता साथियों को तथा हमारे जूनियर एडवोकेट्स को भी इसके बारे में जानकारी चले, ताकि वो भी चेक बाउंस के प्रकरण में अपने आरोपी को बाइज्जत बरी करा सकें, तथा परिवादी भी इस चीज़ को देखें हैं और इनमें जो कमी बताया गया है उस कमी से वो सीख लेते हुए अपने प्रकरण में आसानी से जीत हासिल कर सकें। जी दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।